नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक। तक्षक साहब, जिस तरीके से लगातार अब कानूनी दाव या सियासी खेल क्या कहा जाए, क्योंकि लगातार छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह घिरे हुए हैं। अब इस मामले के संबंध में जो है चार्जशीट भी दाखिल हुई है और वे अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख भी कर चुके हैं। तो क्या कहेंगे इस सारे घटनाक्रम पर? देखिए सुनील, पहले तो मैं ये कहूँगा कि छेड़छाड़ के आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संदीप सिंह से खेल मंत्रालय वापस ले लिया था। वो हरियाणा सरकार में प्रिंटिंग और स्टेशनरी राज्य मंत्री हैं। उनके खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगा। पुलिस ने 8 महीने की जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी और चार्जशीट दाखिल करने के बाद संदीप सिंह अग्रिम जमानत के लिए अदालत पहुंच गए। अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस को इस मामले में 13 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जब चंडीगढ़ पुलिस जवाब दाखिल करेगी, अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी। इसके बाद ही किसी फैसले पर अदालत पहुंचेगी कि आरोपी संदीप सिंह को जमानत दी जाए या नहीं। अच्छा, लेकिन अब आपने जिस तरीके से बताया कि अदालत में सुनवाई हो, जी, उन्होंने चार्जशीट के संबंध में भी, लेकिन दूसरी तरफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है छेड़छाड़ मामले में, तो अदालत में ये सुनवाई होगी कब? क्या उनको अब गिरफ्तारी का डर सताने लगा है? देखिए वो अग्रिम जमानत के लिए अगर सुनील अदालत गए हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये अंदेशा रहा होगा कि चंडीगढ़ पुलिस चार्जशीट दाखिल करने के बाद उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। ऐसे में वो अपने बचाव के लिए अदालत में याचिका दाखिल की है। लेकिन चार्जशीट जो दाखिल हुई है और जो हमारे पास चार्जशीट के बारे में जो जानकारी मिली है, उसमें संदीप सिंह को जांच में पुलिस ने ईमानदार नहीं माना है। इस मामले में 16 सितंबर को सुनवाई होनी है। यानी कि छेड़छाड़ के मामले में जूनियर महिला कोच से सुनवाई का मामला अदालत में 16 सितंबर से शुरू हो जाएगा। चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और उस चार्जशीट के मुताबिक संदीप सिंह छेड़छाड़ के मामले में जांच के दौरान ईमानदार नहीं रहे थे और उनके जो बयान थे वो चार्जशीट के तथ्यों से मेल नहीं खाते, ऐसा चार्जशीट में चंडीगढ़ पुलिस ने कहा है। लेकिन दूसरी तरफ 8 महीने बाद चार्जशीट दाखिल की, इतना लंबा वक्त, तो उसमें चार्जशीट में संदीप सिंह ने क्या कुछ कहा है? देखिए संदीप सिंह ने कहा था कि जूनियर महिला कोच जिसने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं वो करीब 15 मिनट उनके मुख्य ऑफिस में रही थी। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि संदीप सिंह का ये बयान ठीक नहीं था। महिला कोच करीब 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक उनके सरकारी आवास पर रही थी और उसने जांच के दौरान पुलिस को सरकारी कोठी के विभिन्न हिस्सों के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। इसका मतलब ये था कि वो कोठी के तमाम हिस्सों से परिचित थी और संदीप सिंह का जो बयान था वो पुलिस ने सच नहीं माना है और ये भी माना है कि 15 मिनट जो रहने की बात थी उनकी सरकारी कोठी पर महिला कोच के, वो भी सही नहीं थी। और पुलिस ने लिखा है कि वो 1 घंटे से ज़्यादा समय तक सरकारी कोठी पर संदीप सिंह के घर में रही थी पीड़िता, जिसने ये आरोप लगाए थे कि उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। अच्छा, जूनियर महिला कोच के संबंध में अब जिस तरीके से जमानत याचिका लगाई गई है उसमें अब 13 सितंबर को सुनवाई है, उसके बाद 16 सितंबर को दोबारा चार्जशीट के मसले पर सुनवाई है। तो उसमें अब पुलिस ने जवाब देना है, जो एसआईटी है उसने जवाब देना है, फिर कोर्ट तय करेगा कि जमानत मिलनी है नहीं मिलनी है। लेकिन खैर रुख चार्जशीट पर करूंगा। तो सिर में चोट लगी जूनियर महिला कोच के, उसके संबंध में क्या चार्जशीट में जिक्र है? चार्जशीट में इसका जिक्र है सुनील। चार्जशीट में कहा गया है कि जूनियर महिला कोच ने मंत्री के चंगुल से छूटकर भागते समय चोट खाई, उनका सिर टेबल से टकराया, उनको चोट लगी और फिर इस चोट लगी हुई पट्टी बंधी हुई कुछ फोटोएं उसने अपने कुछ परिचितों को भी शेयर किया था और उनकी जानकारी भी उन्होंने दी थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ये चार्जशीट में जिक्र है। अच्छा, और अब जब किसी मसले के जांच होती है, बयान दर्ज किए जाते हैं, कोई भी मसला हो, किसी भी क्षेत्र का जुड़ा अपराध हो, कोई भी घटना हो, तो इस मामले में जिन जिन लोगों के बयान दर्ज किए गए तो उनका क्या कहना था? देखिए जिन लोगों के बयान चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज किए हैं उन्होंने पीड़िता के बयानों का समर्थन किया है। पुलिस ने इस जांच को कंप्लीट करने में 8 महीने तक का लंबा समय लिया है, तो जाहिर है कि उसने दोनों ही पक्षों से लंबी चौड़ी बातचीत की होगी किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए। चार्जशीट दाखिल करने से पहले पीड़िता के गवाहों के जो बयान हुए हैं उन्होंने इस बात का
समर्थन किया है कि पीड़िता के साथ छेड़छाड़ हुई है। दूसरी तरफ सिर्फ बयानों के आधार पर ही नहीं, सुनील जो मोबाइल थे उनके, वो एफएसएल में जांच के लिए भेजे गए थे। उनमें जो रिकॉर्डिंग है, वॉइस कॉल है, चैट है, वो भी सामने आ गई हैं और ये सब चीज़ें जो है उन्होंने अपनी चार्जशीट में दर्ज किया है। अच्छा, दूसरी तरफ बयानों की बात हो रही है तो मजिस्ट्रेट के सामने जूनियर महिला कोच जो पीड़िता है उसने धारा 164 के तहत भी बयान दर्ज करवाए थे। तो क्या उन बयानों के मुताबिक पुलिस के सामने जब वो हाजिर हुई तो वो अपने बयानों पे कायम रही? देखिए, इस तरह के जब आरोप लगते हैं तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के बयान होते हैं। पीड़िता ने 164 के तहत अपने बयान दर्ज कराए थे और पुलिस ने जब जांच शुरू की और पीड़िता के जो बयान लिए तो वो अपने उन्हीं बयानों पर कायम थी जो उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत कलमबंद कराए थे। अच्छा, खेल विभाग के जो तत्कालीन निदेशक हैं पंकज, उनका क्या इस मसले पर कहना है? देखिए, जो खेल विभाग के निदेशक रहे पंकज ने, आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राज्य मंत्री संदीप सिंह पीड़िता के मामले में अतिरिक्त रुचि ले रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ज्वाइनिंग में देर हुई। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़िता ने 3 बार राज्य मंत्री की उनसे शिकायत की थी। उन्होंने ये भी कहा कि पंचकुला से उसका झज्जर पीड़िता का तबादला कर दिया गया था। यानी कि उन्होंने ये माना है कि पीड़िता की तरफ से मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ उनसे 3 बार शिकायत की गई थी और पुलिस को भी उन्होंने जांच के दौरान अपने बयानों में यही दर्ज करवाया। अच्छा, बयान सबने दर्ज करवाए, पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हावी रहे, लेकिन आगे बढ़ूंगा, सरकार की भी बात करूंगा क्योंकि जवाबदेही अक्सर सरकार से भी मांगी जाती है। खेल मंत्री के नाम जब इतने बड़े कैबिनेट मंत्री का नाम आता है तो विपक्ष सवाल पूछता है। लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये पहला मामला है ऐसे जिस तरीके से आरोप लगे हैं, या इससे पहले भी हरियाणा में ऐसी जो घटनाएं हैं या ऐसे इल्ज़ाम लगते रहे? देखिए, मुझे कुछ घटनाएं सुनील याद आती हैं जी। जब 1991 से 96 के बीच में भजनलाल जी की सरकार थी, तब उनकी सरकार में छत्रपाल सिंह तकनीकी राज्य मंत्री होते थे। एक विमान परिचारिका से अभद्र भाषा का या छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल ने छत्रपाल सिंह जी को अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया था। उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, अखबारों में कुछ इस तरह के आरोप छपे थे और उसी आरोप के आधार पर चीफ मिनिस्टर ने अपने राज्य मंत्री के खिलाफ ये कार्रवाई की थी। इसी तरह जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो आपको ध्यान होगा, एक विमान परिचारिका गीतिका शर्मा थी जिसने सुसाइड कर लिया था और आरोप लगाए थे कि इस सुसाइड की वजह तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा हैं। तो ये आरोप लगने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तब अपने मंत्रिमंडल के गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा का इस्तीफा ले लिया था। ये जो मामला है अब छेड़छाड़ का, जो महिला कोच के साथ संदीप सिंह जो आरोप लगे हैं, उन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से विपक्ष ने इस्तीफा मांगा था। तो मुख्यमंत्री का कहना था कि अभी जांच चल रही है, आरोप लगा देने से कोई बातें सच साबित नहीं होती, जांच पूरी होने दीजिए, फिर इस मामले में कोई कार्रवाई होगी। तो अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने ये मुख्यमंत्री के सामने मांग की थी कि संदीप सिंह का इस्तीफा लिया जाए। तो मुख्यमंत्री ने बहुत जोर से कहा कि वो इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, मामला अदालत में है और अदालत ही इस मामले में कोई फैसला देगी, तब कुछ तय होगा। सुनिए, अच्छा, इस संबंध में जो पीड़िता है, जब चार्जशीट दाखिल हुई तो उसका कोई बयान सामने आया? देखिए, चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी पीड़िता ने कुछ टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर और दूसरे अखबार के नुमाइंदों से कहा है कि उनकी जान को खतरा है, कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं और उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस मामले से पीछे हट जाएं। कुछ लोग उनके घर तक पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसके लिए गृह मंत्री अनिल विज साहब और डीजीपी शत्रुजीत कपूर साहब जिम्मेदार होंगे। और कुछ उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप भी चली हैं जिसमें कुछ लोग उनके घर की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इनके पास हथियार भी हैं और ये सब मुझे डराने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मैं अपनी सच्चाई पर अटल हूं। और अदालत में जो चार्जशीट दाखिल हुई है, उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस की तारीफ भी की है कि उन्होंने अपनी जांच में जो निष्पक्ष तरीके से की है और जो चार्जशीट दाखिल करी है, मैं उससे संतुष्ट हूँ और अदालत इस मामले में न्याय करेगी उनके साथ। चलो, लग ही जाएगा पता वैसे चार्जशीट के संबंध में भी और जो जमानत याचिका लगाई है उसके संबंध में भी 13 और 16 सितंबर को सुनवाई होनी है कोर्ट में। लेकिन दूसरी तरफ
हरियाणा विधानसभा या जो भी घटनाक्रम रहा इस मसले पर आपने बताया, लेकिन अभी ताज़ा हालातों पे जो अब याचिका लगाई गई उसके बाद कोई प्रतिक्रम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सामने आया? कि वो तो विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कह चुके हैं कि वो उनका इस्तीफा नहीं लेंगे। दूसरा, अगर आप ये जानना चाहें कि क्यों इस्तीफा नहीं हो रहा है, तो मैं अपने जो राजनीतिक कवर किया है मैंने राजनीति को, हरियाणा की राजनीति को, उसके हिसाब से मैं आपको कह सकता हूँ कि संदीप सिंह हरियाणा सरकार में या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल में एकमात्र सिख चेहरा है। दूसरे वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, तीसरे पंजाबी हैं। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री इन समुदायों का उनका इस्तीफा लेके शायद नाराज नहीं करना चाहते होंगे। हालांकि उन्होंने कहा यही है कि जांच पूरी होने दीजिए, उसके बाद कोई कार्रवाई करेंगे, आरोप लगा देने भर से कोई दोषी नहीं हो जाता। लेकिन अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और विधानसभा के मानसून सत्र में वो साफ कर चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करेगी या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। मामला अदालत में जा चुका है। मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि अदालत में मामला है, इसलिए कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जो फैसला आएगा अदालत की तरफ से उसके बाद कोई कार्रवाई हो। चलिए, यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए, और क्योंकि कुछ ही वक्त रह गया विधानसभा चुनावों को भी, तो ना मंत्रालय जाएगा जो है कैबिनेट विभाग उनके पास, और ना ही गिरफ्तारी होगी, ये माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। देखिए, उनका खेल मंत्रालय जो था वो मुख्यमंत्री जी ने वापस ले लिया था। अब उनके पास प्रिंटिंग और स्टेशनरी महकमा है। तो अब अगर तो संदीप सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो फिर तो उनका इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? चंडीगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करनी होती तो पहले ही गिरफ्तार कर लेती। क्योंकि वो राज्य मंत्री की कुर्सी पर, इसलिए उनके बयान दर्ज किए गए और चार्जशीट दाखिल कर दी। चंडीगढ़ पुलिस ने आरोपों के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया, तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद गिरफ्तारी की संभावनाएं कम हैं। और चूंकि वो मंत्री पद पर हैं अभी भी, तो ऐसे में कार्रवाई होती भी नहीं दिखती है। सारा कुछ जो है अदालत के फैसले पर ही निर्भर करेगा। सुनील, अच्छा, चलिए, अब देखने वाली बात होगी 13 सितंबर को जमानत याचिका पर जो लगाई गई है उस पर सुनवाई है, और 16 को 8 महीने बाद जो चार्जशीट दाखिल की गई है उस पर सुनवाई होनी है। लेकिन ताज़ा हालातों पर उठते सवालों पर हमसे बातचीत करने के लिए और अहम विषय पर चर्चा करने के लिए तक्षक साहब बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सुनील, शुक्रिया।